नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शॉर्ट हैंड हाउस पर। दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन प्रारंभ होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हुए 6 दशक से अधिक समय बीत चुका है। इतने समय बाद भी इन संस्थाओं के अधिकारों की स्थिति यह है कि अब जाकर गांव के तालाब में मछली पालन और गांव के चारागाह उपज से होने वाली कमाई पर ग्राम पंचायत का अधिकार होगा। कागजों में यह अधिकार लंबे समय से इनके पास ही था, लेकिन ग्राम पंचायत के बजाय पंचायत समितियों के इस पर कुंडली मार लिए जाने की शिकायतें मिल रही थी। कागजी अधिकारों का यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय संस्थाओं में ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। इन संस्थाओं की स्थापना करते समय सपने देखे गए थे ग्राम स्वराज के विकास में स्थानीय जनता की भागीदारी के। आज हकीकत किसी से छुपी नहीं है। पंचायती राज संस्थाएं अधिकांश मामलों में सरकार का मुंह ताकती रहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषयों को पंचायती राज संस्थाओं के बैनर तले लाने का दावा किया जाता रहा है, पर इन्हें वापस सरकार के अधीन लाने के कई बैकडोर उपाय अपना लिए गए। यही हाल शहरी निकायों का है। वहां भी सरकार ने सीमित विषय ही निकायों को सौंप रखे हैं। जिम्मेदारियों के बोझ से दबे ये निकाय आय के साधनों को तरस रहे हैं। कई बार राज्य सरकार की अन्य एजेंसियां भी इनके समांतर ही इनके क्षेत्र में सक्रिय रहती है। पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के 6 दशक बाद इन संस्थाओं को सशक्त करने के नारों से बात नहीं बनेगी। कोई 1-2 प्रकार की आय वसूली के अधिकार देने से भी इन निकायों की आर्थिक सूरत नहीं बदलेगी। इसके लिए सरकार को पहले स्वयं यह समीक्षा करनी होगी कि वास्तव में इन संस्थाओं को जो अधिकार दिए गए हैं वे भी प्रभावी तौर पर इन्हें सुपुर्द हुए हैं या नहीं। सरकार को जनता के फैसले का सम्मान कर उनके द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वास्तविक कमान सौंपनी होगी। उन्हें सरकार आवश्यक तकनीकी प्रशासनिक मदद मुहैया करवाए, पर यह मदद के रूप में ही होनी चाहिए, स्वीकृति के रूप में नहीं। संभव है कि शुरुआती दौर में इस प्रकार के सशक्तिकरण के उतने अच्छे परिणाम नहीं आ पाए, क्योंकि अफसरशाही अपने अधिकारों में कटौती को आसानी से स्वीकार कर पाएगी, इसमें संदेह है। इसके बावजूद लोकतंत्र में जनतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि राजद्रोह के मामले में फिलहाल नई कार्रवाई बिना जांच प्रक्रिया पूरी किए नहीं की जाए। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा है कि यदि किसी पर मामला पहले से ही दर्ज है तो उस पर आगे की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित किया जाए और नए मामले दर्ज नहीं किए जाएं। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि जो लोग इसकी धाराओं में जेल में हैं उन्हें जमानत के लिए कोर्ट जाने का अधिकार है। समय समय पर इस कानूनी प्रावधान के दुरुपयोग पर चिंता जताते रहे सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश निश्चित सरकार के हाथों में सौंपे गए ऐसे औजार की धार कुंद करने का काम करेंगे जिनका इस्तेमाल आमतौर पर सरकारें विरोध के स्वर को दबाने के लिए करती रही है। दरअसल अंग्रेजों के समय शुरू किए गए इस राजद्रोह कानून को लेकर पूरे देश में अब एक बहस खड़ी हो गई है। बहस इस बात को लेकर है कि क्या लोकतांत्रिक देश में इस तरह का कानून होना चाहिए। इस तरह के कानून में किसी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, खासकर तब जबकि मामले में सीधे तौर पर राजनीति नजर आ रही हो। देश में सत्ताधारी पार्टियों पर इस धारा के दुरुपयोग के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। शुरुआत में केंद्र सरकार ने इस कानून को खत्म नहीं किए जाने की दलील दी थी और यहां तक कहा था कि कोर्ट को संविधान पीठ का फैसला नहीं बदलना चाहिए, लेकिन देश में इसको लेकर शुरू हुई बहस के बाद सरकारी पक्ष भी लचीला हो गया है। यही वजह है कि अब की बार केंद्र सरकार ने भी इस कानून पर सहमति दलील दी। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संज्ञेय अपराध के तौर पर इसमें मामला दर्ज करने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन मामला दर्ज होने से पहले एक जिम्मेदार अधिकारी की जांच
पूरी होना जरूरी है। दरअसल यह कानून राज्य और केंद्र सरकारों को विवेकाधीन अधिकार देता है, मतलब वह किसी पर भी सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाने, नफरत फैलाने से लेकर अवमानना का मामला बना सकती है, सीधी गिरफ्तारी कर सकती है और उस पर कोर्ट में अपील का अधिकार भी नहीं मिलता है। ऐसे में यह कानून अंग्रेजों के कानून से अलग नहीं रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार कह चुका है कि सरकार की आलोचना या प्रशासन के खिलाफ टिप्पणी मात्र से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बन सकता। माना जा रहा कि आने वाले वक्त में सरकारों के इन बेजा अधिकारों पर लगाम जरूर कसेगी। भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव मनाने के ऐतिहासिक मौके पर इस वर्ष देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अतीत के पुनरावलोकन की कोशिशों में त्याग बलिदान की कीर्ति कथाओं के स्मरण के दौर चलते रहे हैं। यह कटु सत्य है कि देश के वर्तमान ढांचे की शुरुआत अखंड भारत के विभाजन और उसके साथ हुए भीषण रक्तपात के साथ हुई। कुछ भूलें भी हुई जिनका दंश देश की नियति बन चुकी है। यह इतिहास का विषय है और इसके बावजूद कि इतिहास तथ्य पर टिका रहना चाहिए, वह कभी निरपेक्ष नहीं हो सकता। अंततः इतिहासकार की इतिहास दृष्टि से रंजित ही रहता है। इसलिए देश और समाज की चर्चाओं में उन कमियों की ओर भी इशारा किया गया जिनसे देश की मुश्किलें बढ़ी और जवाबदेही तय करने के बीच विभिन्न दलों व मतों के अनुयायियों के बीच तल्खी भी सामने आती रही। इसके साथ ही शताब्दी वर्ष यानी 2047 के भारत को शक्तिशाली राष्ट्र का स्वप्न देखने दिखाने के उपक्रम भी शुरू हो गए हैं। राष्ट्रीय गौरव बोध के लिए ऐसा होना भी जरूरी है, पर कहीं ज़्यादा जरूरी है कि इस मौके को औपचारिक रस्म अदायगी से आगे बढ़कर गहन आत्म मंथन के लिए खास अवसर बनाया जाए। हमें इन मूलभूत प्रश्नों पर विचार करना होगा कि हमारे लक्ष्य क्या होंगे और हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे। इन प्रश्नों पर विचार करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप की भू राजनीतिक हलचलों, देश की आधार संरचना और बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि यह देश आज विश्व के ऐसे देशों में गिना जाता है जहां युवा वर्ग का अनुपात अधिक है और उसका उत्पादन और आर्थिक विकास की दृष्टि से बड़ा लाभ मिल सकता है। कृषि के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर हो रहा है, कुछ तकनीकी क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज है। दूसरी ओर व्यवस्था की दृष्टि से हमारे कानून लाल फीताशाही और चुनावी राजनीति तीनों सब पर भारी हो रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र को एक संघीय ढांचे में एकजुट रखना समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कितना मुश्किल है, यह स्वतंत्रता के बाद हुए प्रदेशों के पुनर्गठन और देश के संविधान में हुए शताधिक संशोधनों से पता चलता है। स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दायरों में हो रहे समकालीन आर्थिक राजनीतिक बदलावों से समाज का वैचारिक रुझान अप्रभावित नहीं रह सकता। साथ ही सामाजिक विविधताओं के साथ चलने के लिए गतिशील संतुलन की जरूरत पड़ती है, जो मीडिया और संचार की अति सक्रियता के दौर में अक्सर अपेक्षित और अनपेक्षित ढंग से जटिल रूप ले लेते हैं। इन सब से उपजती गहमा गहमी के बीच अब देश और राष्ट्र की सहज एकता अक्सर पृष्ठभूमि में जाती देखी जा रही है। कभी स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम की मानसिकता के साथ एक भारत की प्रतिज्ञा के रूप में स्वदेशी, सर्वोदय और स्वावलंबन जैसी आचरण मूलक प्रतिबद्धताएं मुख्य थी और चरखा तथा खादी जैसे आर्थिक उपक्रम और बुनियादी शिक्षा को वरीयता दी जा रही थी। इनके साथ तादात्म्यीकरण बड़ा प्रखर रूप से अभिव्यक्त था। यह सब इस देश की मिट्टी और संस्कृति में अपने स्रोत तलाश रहा था और पा रहा था। स्वाधीनता के लक्ष्य को देश के लिए देश के द्वारा उद्देश्य ढंग से आकार देने की कोशिश स्वाधीनता मिलने के बाद पलट गई। आर्थिक विकास देश की रीढ़ है, पर आर्थिक विकास समाज और संस्कृति से परे नहीं है। आचार्य कौटिल्य धर्म का मूल यदि अर्थ में देखते हैं तो उनका आशय दोनों की पारस्परिक संगति से है। आज अर्थ की स्वतंत्र और सर्वोच्च प्रतिष्ठा से उपजी लिप्सा, अपराध, धोखा, जनधन की हानि आदि के रूपों में जिस तरह प्रकट हो रही है, वह मूल्यहीनता और सामाजिक संवेदनशीलता के अभाव के संकट की ओर संकेत करती है। यदि आर्थिक दृष्टि से समृद्ध कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य हमें पाना है तो चरित्रवान और कुशल उद्यमशील समाज का निर्माण जरूरी होगा। अमेरिका में नस्लभेद की भयावह तस्वीर
फिर सामने आई है जब सैन्य वर्दी पहने एक श्वेत किशोर ने न्यूयॉर्क के बफेलो सुपरमार्केट में अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें 10 जने मारे गए। मरने वालों में अधिकांश अश्वेत है। इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले किशोर ने इस दौरान न केवल नस्लीय अपशब्दों का इस्तेमाल किया, बल्कि हमले को सोशल मीडिया पर ऑनलाइन स्ट्रीम भी किया। ऐसा लगने लगा है कि नस्ल भेद अमेरिका में रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनकर रह गया है। खास तौर से पिछले एक दशक के दौरान नस्ल भेद की हिंसक घटनाएं यह भी बताती है कि अमेरिका में उग्र श्वेत राष्ट्रवाद का प्रसार खूब हो रहा है। भले ही नस्ल भेद अमेरिका में हर बार चुनावी मुद्दा बनता आया हो, लेकिन इसे रोकने के प्रयास तेज हुए हों ऐसा नहीं लगता। इसकी सबसे बड़ी वजह अश्वेतों को लेकर अमेरिकियों के में उस अज्ञात किस्म का भय ही माना जाना चाहिए जिसमें वहाँ की श्वेत आबादी अपनी हर समस्या के लिए अश्वेतों को जिम्मेदार मानने लगी है। स्टॉप 160 शब्द प्रति मिनट की गति से थी ये डिक्टेशन। इसका बार बार अभ्यास करिए और इसको ट्रांसक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।